जय हिंद टू ऑल और वेलकम टू डार्क हॉर्स। आप बने हैं डार्क हॉर्स के साथ। आज 21 जनवरी 2023। जो पॉलिटी का प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन देख रहे थे, एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें दिया हुआ है। उसमें डिस्कस किया था मैंने अमेंडमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो, उसमें क्वेश्चन के साथ मैंने सॉल्व बताया और डिस्कशन पूरा किया है वीडियो का। ये दूसरी वीडियो आ रही है पॉलिटी की, उसमें आप देखेंगे कि जो टॉपिक पूछा हुआ है, पहले क्वेश्चन आप देख लें। ये देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफसेट ए 2022 का प्री का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। ये देख सकते हैं। तो तीन स्टेटमेंट है टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत में लाइन टू लाइन दिया हुआ है। टू पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन कौन सा पावर, क्या क्या पावर है, राज्यसभा का क्या पावर है, लोकसभा का क्या पावर है। ये देख सकते हैं, मैंने लिखा है, डिस्टिंग्विश कर दिया है लोकसभा का जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा का यहाँ, राज्यसभा का इधर, जो दोनों हाउसेस का पावर, दोनों हाउस मिलकर ही कर सकता है वो। तो पहले देखेंगे लोकसभा का पावर क्या है। तो लोकसभा में आप देख सकते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 110 जो मनी बिल है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है और इसमें लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर माना जाता है। और आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल कवर करता है। आर्टिकल 110(1) के अंदर फाइनेंस बिल भी इसी के अंदर आता है, जो लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है। और इसमें स्पीकर ही डिसाइड करते हैं लोकसभा का कि मनी बिल है या नहीं है। तो इसमें भी लोकसभा सुपीरियर हो गया। यूनियन बजट भी यहीं होगा, यहीं पेश किया जाता है लोकसभा में। डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूअस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है उसको अगर ख़त्म करना है तो वो लोकसभा का ही पावर है ख़त्म करने का। नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो ये मोस्ट फेमस है क्वेश्चन है। नो कॉन्फिडेंस मोशन किसका पावर है, लोकसभा में ही है, क्योंकि यहाँ पीएम रहते हैं। तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, सॉरी 6 पॉइंट है, आप याद रख लें इसको और बिल्कुल क्लियर, आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। एक तो मनी बिल, दूसरा फाइनेंस बिल, तीसरा स्पीकर कैन डिसाइड द मनी बिल और नॉट, चौथा यूनियन बजट, पांचवा डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड छठा जो फाइनल है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब आते हैं राज्यसभा का पावर में। तो राज्यसभा का बेसिकली 3 पावर है। एक तो आर्टिकल जो 249 जो कहता है दैट पार्लियामेंट टू मेक लॉज, ये पार्लियामेंट कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 249 के तहत कहता है राज्यसभा बना सकती है कानून अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। दूसरा जो है इसमें ध्यान रखने का, जो पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस फॉर द बोथ सेंटर इन द स्टेट। तो ऑल इंडिया सर्विस ये क्रिएट कर सकती है पार्लियामेंट, वो राज्यसभा से पास करवा सकती है। इम्पीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्सक्लूसिव पावर है राज्यसभा का। तो 3 पावर है, एक तो पार्लियामेंट टू मेक लॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस फॉर द बोथ सेंटर इन द स्टेट, और तीसरा जो है इम्पीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि ये पूछा गया है क्वेश्चन। अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जो दोनों हाउस मिलकर कर सकते हैं वो ये है कि बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, ऑर्डिनरी अगर बिल पास होगा तो दोनों हाउसेस से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होगा तो उसमें भी दोनों हाउसेस का सहमति होना चाहिए। इलेक्शन और या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात अगर करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का आप इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में है, बट इलेक्शन और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो राज्यसभा लोकसभा दोनों में मिलकर पास करना पड़ेगा। और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी करेंगे तो भी दोनों हाउसेस में पास कराना पड़ेगा बस। बट डिसकंटिन्यूअस, ये आप प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी देख लें, अगर इमरजेंसी को लाना है तो दोनों हाउसेस में, लेकिन ख़त्म करना है तो लोकसभा, ओनली लोकसभा में कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, जैसे पनिश कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसी के अंदर। पार्लियामेंट प्रिविलेजेस जितने भी हैं वो दोनों हाउसेस में पास होगा। रिपोर्ट्स एंड द पेपर्स फ्रॉम द कैग, जो कैग रिपोर्ट जारी करता है, और पेपर्स जो यूपीएससी और स्पेशल ऑफिसर फॉर एसटी, एससी एंड ओबीसी, तो वो भी दोनों हाउसेस में ही पास होगा। तो एक तो ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेस, और इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है इसमें और वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में। ये आप डिफरेंस क्लियर करेंगे। और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यहाँ है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी यहाँ है, नेशनल इमरजेंसी, दैट इज इन द लोकसभा, और ये है दोनों हाउसेस। और पार्लियामेंट प्रिविलेजेस है इसमें दोनों हाउसेस, बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। इसमें पनिश कॉन्टेम्प्ट है बोथ द हाउसेस। और रिपोर्ट एंड द पेपर्स फ्रॉम द कैग यूपीएससी वो है राज्यसभा, दोनों एक्सक्लूसिव पावर है। अब आप क्वेश्चन देखें एक बारी और। ये देखें दोस्तों क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये पूछ रहा है कि एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा है, नहीं है। ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी में, इमरजेंसी जब लाना हो तो दोनों हाउसेस, और जब इसको ख़त्म करना हो तो ओनली वन हाउसेस, दैट इज ओनली पास इन द लोकसभा, लोकसभा में ख़त्म करने के लिए और दोनों हाउसेस में पास करने के लिए। ओके, ये तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। तो 1 और ये सी कट गया, 2 ऑप्शन कट जाते हैं आपके। अब बचा 2 एंड 3। अब देखते हैं, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यस ये सही है, क्योंकि लोकसभा में ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, तो इसी में नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा। 2 सही है, चलो 2 सही मानते हैं। अब तो
आंसर तो ऐसे ही निकल गया, 3 होगा नहीं, चले फिर भी देख लेते हैं। टू इम्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इम्पीचमेंट और इलेक्शन के लिए दोनों हाउसेस में होगा। बट आप देखें ये इंपॉर्टेंट करके, अगर वाइस प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात है तो राज्यसभा में भी बिल को पास कर सकते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड द बोथ हाउसेस। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटी का एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूछा गया था 2022 के प्री में। क्वेश्चन नंबर 16 सेट ए का है। विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लॉ स्पेसिफाई दैट द नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कांट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। और सेकंड स्टेटमेंट है द लॉ डजंट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड नोटिफिकेशन केस। तो पहले हम देखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ डिटेल्स में, उसके बाद हम क्वेश्चन डील करेंगे। और ये रहा दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 10th शेड्यूल में आता है, 52nd अमेंडमेंट के तहत इसको लाया गया था, जो आया था 1985 में। और तो ये 10th शेड्यूल में इसको रखा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ को। इसका एंटी डिफेक्शन लॉ का यूज़ क्या है, एडवांटेज क्या है, इसको क्यों लाया गया था? तो स्टेबिलिटी बनाने के लिए कि कोई भी मेंबर, पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर इधर से उधर जा नहीं सकता है, करप्शन रिड्यूस करने के लिए और डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट के लिए ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि करप्शन वगैरह को रोका जा सके। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी अगर पैसा देके बुला ले वो, तो ये सब चीज़ों के अगर बचना है तो बिल्कुल एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था 1985 में, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट है। उससे पहले हम जानेंगे कि 91st अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड था, जिसको कहते हैं कि हो तो हलोहन केस। और इसमें बताया गया था, जो 91st अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें बताया गया था कि मेंबर डिस्क्वालीफाइड और ऑल्सो भी डिस्क्वालीफाइड एज अ मिनिस्टर। अगर कोई भी मेंबर उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है और वो मेंबर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है तो वो मिनिस्टर से भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर मेंबर ही डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा तो मिनिस्टर कहाँ रहेगा उसका। और दूसरा है डिस्क्वालिफिकेशन नॉट इन केस ऑफ स्प्लिट। अगर स्प्लिट होता है, दैट इज अगर पार्टी में स्प्लिट हो जाता है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा, फिर कोई भी पार्टी के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अब आते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ लगता कब है। तो लगता है अगर कोई भी मेंबर अपना मेंबरशिप, जैसे ये जो बंदा है, ये हमारा नन्हा सा बंदा जो मेंबर है, वो अपना मेंबरशिप छोड़ देता है, वॉलंटरी गिव मेंबरशिप। एक तो वॉलंटरी गिव्स मेंबरशिप तो चला जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ में। दूसरा जो है, अगर कोई भी बंदा वोट करता है या वोट नहीं करता विदाउट परमिशन ऑफ द पार्टी, तो वो भी चला जाएगा। तीसरा जो है, इंडिपेंडेंट अगर कैंडिडेट है कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है आफ्टर इलेक्शन, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा है कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है आफ्टर इलेक्शन के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर आपको पता है वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो पॉलिटिकल पार्टी अगर ज्वाइन करेगा आफ्टर तो जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो ज्वाइन करेगा पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months ऑफ इलेक्शन, तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर आएगा, वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। और ये अगर आते हैं हम एक्सेप्शन में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें, तो मेंबर अगर दो पार्टी अगर मर्ज हो रही है 2/3 मेजोरिटी के साथ, तो मेंबर फिर उसमें बाहर भी आ सकता है, उसमें कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। दोबारा सुने आप, अगर दो पार्टी मर्ज हो रही है 2/3 मेजोरिटी के साथ, तो कोई भी मेंबर बाहर हो सकता है, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। और दूसरा जो एक्सेप्शन है, मेंबर अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए सेलेक्ट होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बाद में वो पार्टी ज्वाइन भी कर सकते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टर्म ही कैन ज्वाइन एनी पार्टी, उसके ऊपर भी नहीं लगेगा कुछ। और इस पे जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है, जो कि फुल पावर दिया गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, वही डिसाइड करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। और इस पे कोई टाइम बाउंड नहीं है, कोई भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पार्टी का मेंबर देता है कि उस कैंडिडेट पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए, तो ये हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर है कि कब तक वो डिसीजन देंगे, ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ये पूछा गया था यूपीएससी के क्वेश्चन में। आते हैं रूल मेकिंग पावर में किसका है, तो जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वही रूल मेकिंग पावर भी बनाएगा, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही बनाएगा। और अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई डाउट है तो अपना जैसे रूल मेकिंग पावर, कोई रूल अगर बनाना चाह रहा है तो वो हाउस में 30 दिन के लिए उसको रख सकता है, 30 दिन के लिए हाउस में रख सकता है। और हाउस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको अप्रूव करे, मॉडिफाई करे और डिसअप्रूव करे रूल्स को, वो हाउस के ऊपर डिपेंड है। बट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही रूल मेकिंग पावर करता है। ये रहा ऑल अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है द लॉ स्पेसिफाई दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कांट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months। यहाँ पे विद इन दिया हुआ है, यहाँ पे आफ्टर अगर रहता तो स्टेटमेंट सही रहता, लेकिन अब स्टेटमेंट गलत हो जाता है। विद इन 6 months नहीं होगा, आफ्टर 6 months होगा।
तो ये स्टेटमेंट गलत है। और कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर भी अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है आफ्टर इलेक्शन तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आएगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में भी, नॉमिनेटेड मेंबर में भी, दोनों में, आफ्टर इलेक्शन, नॉट विद इन 6 मंथ। दूसरा जो स्टेटमेंट, द लॉ डजंट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर है टू डिसाइड अ डिफिकेशन केस, तो ये सही है। कोई भी टाइम बाउंड नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, वो जब चाहे तब अपना फैसला दे सकता है, कोई भी टाइम बाउंडेशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर नहीं है। तो ओनली 2 इज करेक्ट।